नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, आज हम आपके सामने कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और दोनों के बीच में क्या संबंध हैं, खास तौर पर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी, इसी दौरान भारतीय उद्यमी अरबपति गौतम अडानी के ऊपर समन जारी होना, उनके ऊपर घूसखोरी का आरोप लगना, एफबीआई की रिपोर्ट में जो कुछ भी खुलासा हुआ और उसके बाद कि भारतीय राजनीति की जो स्थिति है वर्तमान में, जो बीजेपी को हराने के लिए एक नई विचारधारा, नई क्या मतलब, जो भारतीय विचारधारा जो थी उसको पुनर्स्थापित करने के लिए इंडिया गठबंधन का जो गठन हुआ था, आज उसकी स्थिति भी कुछ डावाडोल सी दिखती है। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और आप स्क्रीन पर सामने देख रहे हैं हमारे साथ राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाणिज्य, व्यापार और राजनीति के जानकार प्रोफेसर दीपक मलिक साहब हैं। हम दीपक मलिक साहब का स्वागत करते हैं और चर्चा को आरंभ करते हैं। सर, इन जो विषय, इस पर आपकी कुछ राय जानना चाहेंगे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी, उसका ग्लोबल क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और ख़ास तौर पर हम अगर भारत की बात करें, वो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच एक पुराना दोस्ताना संबंध भी बताया जाता है। दोनों कोरोना काल जब स्टार्ट हो रहा था, पूरी दुनिया जब कोरोना से लड़ने की तैयारी कर रही थी, तब चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या नरेंद्र मोदी हो, एक दूसरे को जिताने के लिए एक दूसरे के देश में कैंपेन चला रहे थे। आज उनकी वापसी हुई है 5 साल के बाद। अब क्या स्थिति बन रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है वो भी और भारतीय संदर्भ में भी? देखिए चतुर्वेदी जी, पहले तो मैं शायद चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत हुई है, उनकी वापसी हुई है अमेरिकन प्रेसिडेंसी में, राजनीति में, उस पर थोड़ी सी हम बात उससे शुरू करते हैं। फिर हम भारत और उससे जुड़े हुए सवालात भी उस पर आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत हुई है, उस जीत को मैं बहुत साधारण जीत के रूप में नहीं देखता हूँ, इलेक्टोरल जीत के रूप में नहीं देखता हूँ। वो कहीं न कहीं वो जीत दो तरह के प्रश्नों को उकेरती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। एक तो नंबर 1 एक कि जो व्यापार और जो एक आर्थिक ढांचा पिछले 20 साल और उससे भी ज़्यादा हम कहें 30 साल के करीब बना था, लेकिन वो मैच्योर होकर अभी आ रहा था, अपने प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर रहा था थोड़ा, कि एक ट्रेडिंग के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से पूरी दुनिया में प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि आ सकती है, और खुला बाजार होना चाहिए, और पूंजीवाद जो है वो कोई एक देश में लिमिट न रखे, वो तमाम दुनिया के पैमाने पे अपना काम कर सकती है। जी, वो जो 91 का ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण की जो चीज़ें आई थी नरसिम्हा राव जी की सरकार में, ये एक विचारधारा है 91 से। आपने बहुत अच्छा सही फरमाया कि 91 से भारतवर्ष में शामिल हुई और यूरोप में और अमेरिका में करीब करीब 80 से ये बातें शुरू हो गई थी। ये जो एक किसी भी थ्योरी का या किसी भी एक व्यवस्था की एक उम्र होती है। हाँ, मैं समझता हूँ कि उसकी उम्र खत्म हो गई है जी। जो ग्लोबलाइजेशन और जो इसकी बातें की गई थी,
और जिस तरीके से विकास किया गया था, उसकी उसका जो खात्मा हुआ है वो इसलिए नहीं हुआ है कि इसमें कोई मैंने बहुत सारे तत्व हैं जिनको हमको देखना हाँ। पड़ेगा, जिसकी वजह से इसका खात्मा हुआ है। एक तो नंबर 1 जो बातें उठी हैं कि आज अमेरिका 1991 में भारतवर्ष में और 80 के करीब पूरी दुनिया में, और लगभग 80 से 91 के पीरियड में उन्होंने सोवियत यूनियन को ध्वस्त किया जी। और यही पीरियड था जिसमें आप करीब 94-95 के करीब चीन ने भी एक रास्ता पकड़ा और बिल्कुल से वो पूंजीवाद के रास्ते पे चल पड़ा। उन्होंने समाजवाद का रास्ता छोड़ दिया। वो तो एक जो बातें उस समय उभरी थी कि पूरी दुनिया को अगर एक समतल बना दिया जाए, एक तरह के टैक्सेस हों, एक तरह के कस्टम ड्यूटीज़ हों, एक तरह के जिसे कहते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चुंगी लेना होता है, हाँ। वो चुंगी जो प्रक्रिया है वो एक सिंपल प्रक्रिया में हो जाए, वो सब जगह बराबर हो और पूंजी को अबाध उसकी गति हो, कहीं भी पूंजी जा सके, कहीं भी इन्वेस्ट हो सके। और मार्केट जो है वो जिसे कहते हैं बाज़ार, तो बाज़ार को उन्होंने ईश्वर बना दिया। बाज़ार ही निश्चित करेगी। देश में कोई आवश्यक नहीं है कि वहाँ की प्लानिंग कमीशन या वहाँ के लोगों की आकांक्षा क्या है कि कैसे विकसित हो, कैसे आगे बढ़े, उसकी जगह मार्केट तय करेगी जी। कौन सा रास्ता हो, क्या हो। ये लगभग एक जिस्ट में एक संक्षिप्त उसमें संदर्भ में एक जो परिवर्तन लाए गए 80 के दशक से, लगभग 44-45 साल हो गया। हाँ। तो लेकिन मैं ये कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इस व्यवस्था के बिल्कुल उल्टे खड़े हुए हैं, जबकि अमेरिका ने ही इस पूरी की पूरी ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया को शुरू किया जी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल जो उल्टे खड़े हुए हैं और उनको जीत भी मिली है इस सवाल पे। उनके वोट परसेंटेज ऐसे कम्युनिटीज से आए हैं जो नॉर्मली उनके विपरीत उनके जो दूसरी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, उनको मिला करती थी, खासतौर से माइनॉरिटीज़ का वोट और जो थोड़ा बहुत एक लिबरल इकोनॉमी चाहते हैं उन लोगों का वोट मिलता था। अनएम्प्लॉयड का भी, पढ़े लिखे लोगों का, ब्लैक लोगों का, जो आवर्जन के माध्यम से अमेरिका पहुँचे हैं उनका, सब लोगों का वोट मिलता था डेमोक्रेटिक पार्टी को। उसके वोट का एक बहुत बड़ा परसेंटेज इस बार मूव कर गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। जी। तो एक क्या बात हुई, ये हम लोगों को जरा इसको सीरियसली देखना चाहिए, क्योंकि दिक्कत क्या कहूँ मैं, ये बहुत एक प्रक्रिया है कि दुनिया में आज की तारीख में एक जो केंद्र बिंदु है दुनिया के अर्थतंत्र की, वो कहीं ना कहीं अमेरिका है, अभी भी कायम है। अमेरिका में जो कुछ होगा उसका प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ता है। जी। तो उससे हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो हमको इसको सीरियसली देखना चाहिए कि आखिर बात क्या हुई। बात देखिए ये हुई कि पिछले दिनों जब से हिंदुस्तान की आज़ादी सन 47 में मिली, सन 50 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और सन 52 में चुनाव हुआ और उसके बाद हमारे यहाँ खास तौर से योजनाओं के माध्यम से विकास की बात शुरू हुई। और सन 55 में भारतवर्ष में उसमें कांग्रेस का जमाना था एक तौर से कहा जाए, तो सन 55 में आवाडी नाम की जगह पर एक कांग्रेस का सेशन हुआ, उनका महाअधिवेशन हुआ। और उस महाअधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने एक जो वहाँ आर्थिक जो खाका पेश किया था वो बहुत महत्वपूर्ण था। वो मैं समझता हूँ कि दुनिया के पैमाने पे एक बार 1917 की क्रांति रूस में जो हुई थी उसने दुनिया को बिल्कुल पलट दिया था।
और उसके बाद सन 55 में जब नेहरू के नेतृत्व में जो एक नए रास्ते के गठन की बात उठी थी, वो भी एक नए किस्म की बात थी, बिल्कुल नए किस्म की बात थी। जो ऐसे देश जो अब तक गुलाम रहे हैं, पिछड़े रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मंत्र जिसे कहते हैं वो मिलता था। ये था क्या? जवाहरलाल ने कौन सा आबादी कांग्रेस में काम क्या फैसला किया? उन्होंने एक जनरल नारा दिया था जिसको कहते थे सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाएंगे। मतलब सोशलिज्म सीधे नहीं बना रहे हैं, लेकिन उस किस्म की एक व्यवस्था बनाएंगे। और उसमें उन्होंने एक दूसरा रास्ता ये किया था कि जो हमारा पब्लिक सेक्टर है, जो लोक उपक्रम है, उन उपक्रमों के माध्यम से हम पूंजीवाद को कंट्रोल में रखेंगे जी। और कहीं कहीं पूंजीवाद हो सकता है कि पिट भी जाए उससे। वो इसलिए कि हम पब्लिक सेक्टर में कुछ प्राइस का जो मूल्य होते हैं उसका निर्धारण कर सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को उस प्राइस से उस मूल्यों से वो अलग नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसको उनको बाजार में लाना होगा तो प्राइस देना पड़ेगा, और हम उस प्राइस को थोड़ा कम रख सकते हैं जी। तो इस तरह से एक नए किस्म की, इसको मैं कहूँगा गैर पूंजीवादी पथ, नॉन कैपिटलिस्ट पाथ ऑफ प्रोग्रेस। ये जवाहरलाल की अपनी सोच थी और मेरे ख्याल से बहुत इनोवेटिव सोच थी। इत्तेफाक से जवाहरलाल पे कोई बातचीत अब बंद हो गई है लगभग। तो बंद क्या हुई है, उनको गाली देने की परंपरा। अब जो बीजेपी ने तो शुरू किया खाली गाली से, मैंने संघ परिवार ने का जो सरकार है जो आज के तारीख में, आज बहुत लोग खाली गाली दे रहे हैं, लेकिन एक समझ के अनुसार भी अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने सन 55 में शुरू की थी जी। और वो पूरी दुनिया के मंच को के लिए बातें थी, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं थी। सारे पिछड़े देशों में विकास का रास्ता कैसे कायम किया जा सकता है, उसके लिए एक रास्ता बनाया था। वो जो बातें हैं ठीक है, हम नहीं कहते हैं कि वो पूरे तरह से सफल हुआ, नहीं सफल हो पाया, बहुत सारा उसमें पिट गया मामला। लेकिन अगर हमने एक बहुत पहले, मेरे ख्याल से काफ़ी दिन पहले, लगभग 2-3 दशक पहले, उस समय एक पत्रिका चलती थी जो बड़ी लोकप्रिय पत्रिका थी, दिनमान जी। तो दिनमान में एक लेख लिखा था, हमारे ख्याल से 27 मई या ऐसे में जवाहरलाल की मृत्यु हुई थी। तो वो जवाहरलाल की मृत्यु का 10वां साल था या ऐसा था, 19वां साल था। तो उसमें मैंने लिखा था कि जवाहरलाल के पास केवल एक चीज़ की कमजोरी थी, उनके पास एक वैचारिक दृष्टि तो बहुत साफ सुथरी थी, लेकिन उनके पास उसको इम्प्लीमेंट करने लायक पार्टी नहीं थी। और यहीं पर बातें बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई उसकी वजह से। और दूसरी बात, मैं लेफ्ट के लिए भी हमारा कहना था कि वामपंथ को जो सन 55 में फैसला लिया गया था, उस फैसले के तहत भारत के विकास को देखना चाहिए था जी। उन्होंने बल्कि उसकी जगह पर पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन की भूमिका निभाना शुरू की। पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन में कोई भी चीज़ सरकार करे उसका विरोध करने के लिए खड़े हो जाए। ये जो तरीका है, ये पूंजीवादी देशों में या बहुत विकसित देशों में जहाँ कोई समस्या नहीं है वहाँ चल सकता है कि वो डिबेटिंग क्लब बना दें पार्लियामेंट को। लेकिन हम तो डिबेटिंग क्लब नहीं बना सकते, तो हमको नया मुल्क बनाना था। तो उसको वहाँ डिबेटिंग क्लब बना देंगे तो फिर वो तो बात आई हो गई जी। तो डिबेटिंग क्लब हमारे लेफ्ट के भाई लोगों ने निकल दिया था। तो उससे एक क्षति ये हुई कि जवाहरलाल के पास उस तरह का पॉलिटिकल अपरेटस नहीं था, और लेफ्ट के भाई लोग जो है उन्होंने उसको डिबेटिंग क्लब के आधार पर रख दिया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि वो पूरी की पूरी जो एक वैचारिकी एक सिद्धांत का निरूपण किया था जवाहरलाल ने, वो फिर काफ़ी हद तक पिटा गई। और 1991 में फिर नरसिम्हा राव और बाकी सब लोग आए, उन्होंने बिल्कुल पलट दिया पूरे अर्थतंत्र को, और जो दुनिया में जो ढांचा चल रहा था उसके तरीके से। अब हम
कहना चाहते हैं कि क्या क्या कर सकते थे, क्या जवाहरलाल का वो मामला सफल हो सकता था, नहीं हो सकता था, उसके बारे में थोड़ी देर में हम आते हैं। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप से हम शायद बहुत जी। दूर चले आए हैं, जी। उनकी बात हम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो उनकी जीत जो है वो जीत बहुत चमकाने वाली है। मैंने और उसमें एक जिसे कहते हैं कि एक उसको उस जीत को हमको समझना चाहिए, क्यों क्यों जीते, क्या मामला है। अब दुनिया के सबसे बड़े पूंजीवाद के केंद्र बिंदु जहाँ पर उसका मरकज़ हो, वहाँ पर कैसे डोनाल्ड ट्रंप के सवाल पे उठे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 स्लोगन्स दिए थे, जो पिछले चुनाव के वक्त में भी दिए थे जब वो जीते थे, और इस बार भी लागू था, मेक अमेरिका ग्रेट। अब सवाल ये कि अमेरिका ग्रेट बन गया था, उसकी वजह ये थी कि 2 लड़ाइयों में अमेरिका को लड़ाइयाँ, एक पहली लड़ाई में तो उनको लड़ना नहीं पड़ा और पूरी तरह से वो अपना माल बेचे और मिलिट्री हार्डवेयर बेचे और सब कुछ बेचे, उससे उनका अर्थतंत्र आगे बढ़ गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनको लड़ना पड़ा इस फ्रंट पे जापान से, लेकिन फिर भी उनके पास इतनी ज़्यादा ताकत बन गई थी, इकोनॉमिक ताकत की, उससे वो पूरा उसको पार पा गए थे उससे। तो अमेरिका को एक जिसे कहते हैं एक बहुत लोग कहते हैं कि वो ईश्वर का बनाया हुआ मुल्क है, जाए तो एकदम सोना बरसेगा, ये है वो है वगैरह वगैरह। तो वो उनको एक जिसे कहते हैं ऐतिहासिक चांस मिल गया था, हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, जिसमें वो ग्रो की और आगे बढ़े। अब सवाल ये है कि अमेरिका ने पहली लड़ाई सन 19 में ख़त्म होती है, सन 20 के करीब 19। तो उसके बाद पूरी दुनिया में एक जिसे कहते हैं एक सबसे मजबूत खेमे का नेतृत्व संभाल लिया। इंग्लैंड नीचे जाना शुरू कर दिया था ऑलरेडी। तो जो नेतृत्व की भूमिका थी अमेरिका की, उस भूमिका में 2-3 चीज़ें आती। एक तो अमेरिका जो था वो दुनिया का सबसे समृद्ध देश, आर्थिक तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, और लगभग उसके अर्थतंत्र के इर्द गिर्द पूरी दुनिया चले, इस तरह का एक ढांचा बन गया था अमेरिका का। और दूसरा था कि अमेरिका राजनीति और संस्कृति में भी बहुत कुछ डिक्टेट कर रहा था, जो उनके बहुत ज़्यादा पावरफुल इकोनॉमी बनने के कारण ही राजनीति और संस्कृति में भी उनका एक वर्चस्व बनना शुरू हुआ था। राजनीति में वर्चस्व ये था कि भाई हमारी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो उसकी एक पकड़ है और डेमोक्रेटिक सिस्टम काम कर सकती है। यहाँ तक तो बात सही है, डेमोक्रेटिक सिस्टम रहना चाहिए और ये बात एक अच्छी बात उभर रही थी। संस्कृति का जहाँ तक मामला है, अमेरिकन संस्कृति एक तौर से यूरोप की संस्कृति और सबसे जोड़ के बनी है, जिसे कहते हैं सॉफ्ट पावर, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और उसका एक जो एक पक्ष ये था कि कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद बहुत बढ़ा हुआ। ये संस्कृति के लिए एक तौर से उसमें संस्कृति के लिए घातक भी था और उसको वो कोई रोक भी नहीं सकता था, क्योंकि अमेरिकन सिस्टम ने कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर दी थी इकोनॉमी में कि जिससे उपभोक्तावाद बढ़े, और ऐसा हुआ। तो एक जो बातें अमेरिका ने शुरू की थी, अमेरिका ने जिस बल पे अमेरिका बना, जिसमें हम लोग अमेरिका को जानते हैं, और सारे तीसरी दुनिया के लोगों की आंखें बिछी होती थी कि भाई अमेरिका चले जाएं, अमेरिका से जो राजनेता हैं वो चाहते थे अमेरिका से ट्रेड रिलेशन हो जाए, बहुत सारे लोग सोचते थे अमेरिका से हमारा अलायंस हो जाए वगैरह वगैरह। एक बहुत बड़ा खेमा बना जो अमेरिका की स्किल्स घूमता रहा। और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन थी, एक नया दूसरा उनका एक नज़रिया था और उसको किया। तीसरा जो नज़रिया था वो जवाहरलाल नेहरू का था, जो सन 55 का आबादी कांग्रेस वाला जो फैसला था, ये तीसरा नज़रिया मैं मानता हूँ। ये तीन
फैक्टर्स दुनिया में चलते रहे। हुआ क्या कि इस बीच में 45 में लड़ाई खत्म हुई दूसरी, 47 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, 60 में ज़्यादातर जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी लगभग उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लगभग 2/3 कहा जाए 2/3 लगभग स्वाधीन हो गए। 70 तक आते आते लगभग सब लोग पूरे आज़ाद हो गए। तो एक जो प्रक्रिया जो जवाहरलाल ने शुरू की थी, शायद उसे आज कोई उनका कंट्रीब्यूशन नहीं मानेगा, लेकिन इनडायरेक्टली अनकॉन्शियसली लगभग एक रास्ता पूरे सन 55 के बाद बन गया था पूरी तीसरी दुनिया में, इस दक्षिण के देशों में, गैर यूरोपीय देशों में, गैर अमेरिकन देशों में, कि विकास का रास्ता हम लोग ढूंढें। और विकास का रास्ता जो बनाया गया था कि एकदम से बहुत जिसे कहते हैं मजबूत क्रांति नहीं, जैसे अक्टूबर क्रांति हुई थी, लेकिन एक बीच का रास्ता पकड़कर जो एक जवाहरलाल ने रास्ता दिया था, उस तरह से एक आगे बढ़ने का रास्ता बना था। अब इस रास्ते ने देखिए एक बहुत बड़ी बात की, वो लगभग जैसे आज अगर हम 47 के स्टैटिस्टिक्स या आंकड़े अगर उठा लें या न भी आंकड़े लें, जनरली हमारे पास कोई उद्योग ऐसा नहीं था। उसकी जगह पे ये नेहरूवियन पीरियड में प्लानिंग के माध्यम से इससे औद्योगिक विकास बहुत बड़ा हुआ, स्टील के कारखाने बने, हमारे यहाँ उद्योग में अपनी मशीनें बनने लगी। पहले हम सुई तक नहीं बना पाते थे, उसकी जगह बड़ी मशीनें बनने लगी। पूरा का पूरा एक परिवर्तन हुआ। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हम लोग तो जिस समय पढ़ते थे तो सब लोगों की इच्छा थी कि साहब इंजीनियर बने, सब लोग मैक्सिमम लोग इंजीनियर की तरफ जाते थे। पेरेंट्स जो थे, जो अभिभावक बनते, उनकी इच्छा होती थी कि उनका बेटा इंजीनियर बन जाए तो सब कुछ सेटल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एक बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जिसे नेहरूवियन उस ढांचे में देखा जा सकता है। जवाहरलाल ने इसके लिए कई चीज़ें की थी। जैसे हम BHU में हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो अपनी जगह पे चल रहा था, उसकी बड़ी भारी भूमिका रही है। कभी बात होगी तो हम लोग करेंगे। लेकिन जवाहरलाल ने ये जो ITs, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये एक नया कंसेप्ट लिया था और दुनिया में और कहीं नहीं था। ये उनका अपना कंसेप्ट था कि ITs एक स्पेशली इस तरह के इंजीनियर, सब बड़े डेवलप्ड इंजीनियरिंग का एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाए। 4-5 ITs बने थे, लेकिन उन ITOं ने लगभग हिंदुस्तान को बदल दिया टेक्नोलॉजिकली। ठीक बात, एक दूसरे रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया। तो हुआ क्या कि इससे ब्रॉडली जो है हमारी जो हैसियत है, हमारा जो उत्पादन है, हमारा जो एक डिपेंडेंसी था वर्ल्ड इकोनॉमी पे और ख़ासतौर से विकसित देशों पर, वो हमारा बहुत रिड्यूस हो गया, बहुत कम हुआ। आज की तारीख में बहुत लोग लिखते हैं, एक पनगरिया साहब हैं, वो अमेरिका में है, वो लिखते हैं कि साहब अगर जवाहरलाल की जगह वल्लभ भाई पटेल होते तो क्या कुछ दूसरा ही मामला होता, पता नहीं क्या होता। पनगरिया साहब वैसे इकोनॉमिक्स के अच्छे खासे प्रोफेसर माने जाते हैं, लेकिन इतनी लचर और इतनी कमज़ोर उनकी आर्टिकल जो मैंने पढ़ी कि उस पर कोई कमेंट करना भी बेकार है। वल्लभ भाई पटेल को तो जो भी हो, वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का काम उन्होंने किया, लेकिन उनको अर्थतंत्र की कोई समझ नहीं थी। देश कैसा बनेगा, नया देश बनेगा क्या, इसकी कोई खास समझ नहीं थी। लॉ एंड ऑर्डर के आदमी थे कि भाई पुलिस ठीक रहनी चाहिए, IAS अफसर ठीक रहना चाहिए। जवाहरलाल तो IAS अफसरों को तक खत्म करना चाहते थे, और मेरे ख्याल से बहुत सही कदम था, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि IAS ICS के लोग एक बड़े एलिटिस्ट लोग थे, बड़े अभिजात्य वर्गीय उनकी सोच थी, सब कुछ थी, और वो पूरे डेवलपमेंट के प्रोसेस में वो शामिल नहीं थे। वो तो राजा की तरह रहते थे। आज भी हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब लोग, कलेक्टर जो है, अपने को राजा ही मानते हैं। लोग छोटे राजा हैं। राजतंत्र खत्म हो गया, लेकिन इनका राज शुरू हो गया। तो उसकी जगह पे चाहते थे पब्लिक सर्वेंट, रियल सर्वेंट, जो उस पूरी डेवलपमेंट प्रोसेस में हिस्सा ले
और वो शायद एक जो इनलाइटेंड लोग थे वो ज़्यादा कर सकते थे, जो जिनके दिमाग में ये थे। मुझे याद है उन ज़माने में बड़ा उत्साह था देश बनाने का, बहुत लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो भाई आईएएस का इम्तहान में इतना रटना उठना पड़ता था, अगर आप उस रटन के अलावा और भी कुछ बातों पे अगर लोगों को भर्ती करते जो ईमानदारी से काम करना चाहते थे, तो शायद देश का विकास और भी आगे बढ़ता। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये लोग रट रट के आ तो जाते हैं इम्तहान करके, लेकिन उसके बाद राजा होकर राज करते। जी, ठीक बात कर। हाँ, तो उसमें हुआ क्या कि डेवलपमेंट की पॉलिसीज तो उन्होंने तय की ऊपर से, लेकिन नीचे से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। तो ये सब कठिनाइयाँ रही, जिसकी वजह से ये चीज़ नहीं हो पाई, वो पूरे तौर पर नहीं हो पाई, लेकिन पार्शियली हो पाई। ऐसी बात नहीं कि एकदम नहीं हो पाई। बड़े स्टील के कारखाने, उत्पादन का पूरा पूरा यज्ञ और एक आत्मनिर्भर अर्थतंत्र, ये सब काफ़ी हद तक बना, काफ़ी हद तक बना। और इसमें भूमिका उस नेहरूवियन अंडरस्टैंडिंग की भी है, अगर नहीं बनती। अच्छा, इसके बनने से क्या एक जो परिस्थितियाँ ये बनी कि जैसे हिंदुस्तान पहले, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो आर्मी के साथ जो सामान हो, चाहे वो रोजाना के हमारे बिजली का, इसका उसका तमाम चीज़ों का था, तो ये सब चीज़ हम इंपोर्ट करते थे। और हमारे पास उतना फॉरेन मनी भी नहीं था, एक्सचेंज डॉलर भी नहीं था कि हम उसको ले आते, तो इसलिए हम कमज़ोर पड़े हुए थे। तो अब ये हुआ कि ये सब चीज़ें हम खुद करने लगे। ये जो महायज्ञ शुरू करवाया था सन 55 के बाद से, तो नतीजा ये हुआ कि जो विश्व बाजार में जो अमेरिका की और यूरोपीय देशों का एक वर्चस्व बना हुआ था, वो वर्चस्व धीरे धीरे घटने लगा, उनका मार्केट डाउन होने लगा। एक उदाहरण के लिए लेते हैं, आजकल इस बात को कोई नहीं कहता है, और पुरानी बात भी हो गई, हम नहीं कहते हैं कि ये कोई बहुत नई बात है या बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन हमारे यहाँ ये कुछ एक हरिद्वार और उसके आसपास एक कारखाना था, है शायद अभी भी, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स। जी जी जी। वो टरबाइन बनाते हैं, अभी भी बनाते हैं, लेकिन अब बिकता उतना नहीं है। उनकी टरबाइन जो है दुनिया में सबसे बढ़िया टरबाइन मानी जाती थी, सीमेंस जर्मन कंपनी वो बनाती थी, उनके टरबाइन से ज़्यादा बेहतर बनती थी हमारी टरबाइन। और हमारी टरबाइन का दाम बहुत कम था, हम कम प्रोडक्शन में करते थे। ये हमारा आत्मनिर्भर हिंदुस्तान बन रहा था, ये नेहरूवियन उसमें ढांचे में आता है। अब सवाल ये है कि भाई अब किसी को अगर कुछ खरीदना होगा तो क्यों नहीं हमारे सस्ते टरबाइन को खरीदें, क्यों जाके सीमेंस का खरीदें। तो ये जो चीज़ें हुई, इससे मार्केट जो है, वर्ल्ड मार्केट, वर्ल्ड डोमिनेशन जो था यूरोप का, अमेरिका का, काफ़ी रिड्यूस हुआ। लेकिन फिर उन्होंने उसको कॉम्पेंसेट किया। बाद में टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन हुआ, जैसे आज हम कैमरा के सामने बैठे हुए हैं, ये टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन का प्रोडक्ट है। कंप्यूटर्स है, यहाँ कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, ये सब टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन हुए। उसके सहारे फिर पूंजीवाद जो है वो थोड़ा सा जीवित हो उठा। एक धक्का तो मार दिया था नेहरूवियन, वो सन 55 का आवाज़ी कांग्रेस के फैसले, लेकिन वो धक्का फिर संभल गया जैसे भारत। एक अमेरिकी प्रेसिडेंट, बड़े महत्वपूर्ण प्रेसिडेंट थे, ड्वाइट आइजनहावर, वो बड़े द्वितीय महायुद्ध के बहुत बड़े सेनानायक के रूप में जाते, कमांडर इन चीफ थे पूरे यूरोपियन अमेरिकन एरिया के, अमेरिकन फोर्सेस के, आइजनहावर साहब, और जापान के भी पूरे ओवरऑल कमांडर थे। वो बाद में प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, और वो यही 55-56 के करीब, मेरे ख्याल से, हमको याद नहीं पड़ा, 55-56 ही है, उसके करीब वो प्रेसिडेंट थे 4 साल के लिए। उसके बाद वो रिटायर हो रहे थे, वो चुनाव नहीं लड़े। उसके बाद जाते वक्त उन्होंने एक भाषण दिया था, पार्टी जिसे कहते हैं लेक्चर। उन्होंने कहा कि देखिए, जबकि ये आदमी का आदमी था, उसने कहा कि अमेरिका जो है वो एक इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बन गया है। मिलिट्री जोड़ा था, जी जी, इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स। और ये
एग्जैक्टली वो नहीं है जिसका हम सपना देखते थे या जिसके लिए अमेरिका बना था। और इसके बहुत रिपरकशंस, इसके बहुत सारे असर होंगे भविष्य में। ये ड्राइट आइजनहावर जो द्वितीय महायुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण महानायक था, जी, वो बाकायदे रिटायरमेंट के वक्त में उसने कहा, अपनी अर्थतंत्र को देख के, पूरी सब चीज को देख के। तो देखिए, उसने एक वार्निंग दी थी। हाँ, और जवाहरलाल जो यहाँ अर्थतंत्र बना रहे थे, उसमें कृषि के लिए भी उन्होंने उत्पाद बने। पहले तो नंबर 1 लैंड रिफॉर्म करवाया, जमींदारी एबॉलिशन एक्ट लाए, फिर उसके बाद ये बांध बने, और बांधों से बिजली भी आई और पानी भी आया, दोनों चीज़ आई। और फिर 66 में करीब करीब इंदिरा जी के ज़माने में ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, जिससे काफ़ी ज़्यादा उत्पादन हो, वो सब हुआ। वो हमारे जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं, वो हुआ। तो उससे हमारी जो एक विवशता थी खाने पीने के मामले में, कि हम दुनिया पर डिपेंड करते थे, अमेरिका से गेहूँ आता था, हम उस पीरियड में भी हम रहे हैं, खा चुके हैं अमेरिका के गेहूँ। तो हम लोग तो बहुत बच्चे थे उस समय, लेकिन याद है। हाँ, एक उनका एक्ट था PL 480, हाँ, जी जी, PL 480 के तहत उनका आता था। तो जो अर्थशास्त्र में मजाक चलता था कि हिंदुस्तान का तो जो वो है फ्रॉम शिप टू माउथ मामला बनता है। अगर अमेरिका से शिप आएगी गेहूँ लेके, तब कहीं हमको खाना मिलेगा। उस परिस्थिति से उबार दिया इंदिरा जी। 66 में भी इंट्रोडक्शन हुआ वो। तो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों एकदम से मजबूती से खड़े हुए, और उसका असर ग्लोबल इकॉनमी पड़ा है। लेकिन ये जो मॉडल था, इस मॉडल को ऐसी बात नहीं कि किसी ने लिया नहीं। दुनिया के बड़ी भारी संख्या में जो गुलाम मुल्क रहे हैं और जो पिछड़े मुल्क रहे हैं, उन सब लोगों ने इसको वॉच किया, देखा और इसको लिया। ये कभी थोड़ा थोड़ा इतना लिया, थोड़ा दाएं लिया, थोड़ा 10% लिया, 20% लिया, 100% लिया, लेकिन लिया। पूरा अफ्रीका इस विचारधारा के साथ हुआ। तो आज की तारीख में कोई नहीं कहेगा कि नेहरूवियन अर्थशास्त्र का क्या मतलब होता था, नेहरूवियन नेशन बिल्डिंग का क्या मतलब होता था। नेहरूवियन नेशन बिल्डिंग लगभग ग्लोबल था, जिसको ग्लोबल पैमाने पर इफेक्ट करता था सबको, एक रास्ता दिखाता था कि नया रास्ता बन सकता है बिना इनकलाब किए भी, और बिना पूंजीवाद की तरफ जाए भी। कोई जरूरी नहीं कि आप अमेरिका से ही रिश्ता बनाएं, कोई जरूरी नहीं कि आप इनकलाब करें बिल्कुल सोवियत। इसीलिए तो नेहरू जी ने वो गुड निरपेक्षता का भी स्लोगन दिया था। और गुड निरपेक्ष में 120-25 मुल्क शामिल हुए थे इमीडिएटली। और इंदिरा जी ने इसके बारे में बड़ा अच्छा मैंने उसको डिफाइन किया था। इंदिरा जी ने कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा शांति का आंदोलन है। देखिए, एक तरफ राइट आइजनहावर कहते हैं कि अमेरिका क्या है, इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, मतलब वो केवल लड़ाई करवा के अपने अर्थतंत्र को इसको उसको चला, उसकी इंडस्ट्री जो है मिलिट्री ओरिएंटेड है जी। और दूसरी तरफ इंदिरा जी ने कहा कि नॉन वायलेंट मूवमेंट जो है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ये दुनिया का सबसे बड़ा शांति आंदोलन है। सब लोग इकट्ठा हुए, सब लोग हुए। बहुत सारी प्रक्रियाएं, बहुत लंबी बहस है, चलिए और भी होगी बात। लेकिन कुल जिसे कहते हैं लुब्बे लुआब ये हुआ कि विश्व बाजार में हिंदुस्तान, चीन और बहुत सारे देशों ने वो माल खरीदना बंद कर दिया जिन मालों को पारे बिल्कुल से विवश थे उसको खरीदने के लिए। और ये पूंजीवाद के लिए संकट था वेस्ट के लिए। और इसीलिए इन्होंने 91 और 80 में यूरोप से शुरू किया था, 91 में हिंदुस्तान में किया। नारा दिया था कि भाई मार्केट को आप खोल दीजिए, आप पूरे जगह टैक्सेशन एक तरह के हों वगैरह वगैरह, ये सब करके पूरे विश्व बाजार में फिर से अपना वर्चस्व स्थापित करके एक ढांचा बनाया था। और उसकी उम्र भी 40 साल होगी, 40 से 44 साल आप कह ही रहे थे। उससे हुआ क्या, दो चीज़ें हुई। देखिए, पूंजीवाद का जो मामला है, पूंजीवाद में कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन ओवरऑल काफ़ी माइनस चीज़ें होती हैं। तो पूंजीवाद का एक हुआ कि जब क्राइसिस आई पूंजीवाद में कि साहब हम
हरिद्वार में बने हुए टरबाइन का सामना सीमेंस नहीं कर पाएगी। जब ये पता लगने लगा कि अफ्रीका के जो अपेक्षाकृत गरीब मुल्क हैं वो टरबाइन यहीं से खरीदना चाहेंगे, तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। उसको अर्थशास्त्र की भाषा में कहते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। उन्होंने कहा कि हम थर्ड वर्ल्ड में जाके, हम हिंदुस्तान में जाके, चीन में जाके, जहाँ सस्ता श्रम है और सस्ते रॉ मटेरियल मिल जाते हैं, वहाँ हम प्रोडक्शन कराएंगे, बेचेंगे हम, लेकिन वहाँ उत्पादन होगा, वहाँ करवा लेंगे। ये प्रक्रिया करीब करीब 90 के बाद शुरू हो गई। यही ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा पक्ष ये है कि दुनिया में हम कहीं भी जाके अपना कारखाना बनाएंगे, लगाएंगे, हमारा कोलैबोरेशन रहेगा। कभी कभी हम अपना नाम देंगे, कभी कभी नाम नहीं देंगे। अब जैसे आज की तारीख में हमारी ऑटोमोबाइल में, कार में सबसे बड़ी कंपनी मारुति है, लेकिन मारुति सुजुकी है, जापानीज कंपनी है। ऐसी बात नहीं है कि वो हमारा पूरा मामला है। तो ये एक लगाया कि भाई मारुति का, सुजुकी का, इनका अगर प्रोडक्शन हम हिंदुस्तान में करें तो यहाँ एक नया मध्यम वर्ग पर वो तो एक खरीदेगा ही, बड़ा मार्केट बनेगा। लेकिन दुनिया के मार्केट को भी यही वो करना, क्योंकि उनका माल फिर सस्ता मिलेगा। अमेरिकन कारें बिकनी बंद हो गई, मारुति और सब जापानीज कार, हिंडई कार सब जब हिंदुस्तान और जापान और कोरिया में मिलजुल के बनने लगी, उनका मार्केट खत्म हो गया एकदम। जो बड़े बड़े शहर उनके यहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे बने हुए थे, वो बिल्कुल कंकाल हो गए, एकदम से खत्म हो गए। तो ये देखिए, ये प्रक्रिया निश्चित पूंजीवाद ने निकाला, लेकिन इसका असर होना था। पूंजीवाद एक होता है, जैसे कि हमको जब मरने का वक्त, कभी भी मरने का वक्त आ सकता है, तो एक डॉक्टरों के उसमें होता है मल्टीपल फेलियर होते हैं जी। हाँ, मल्टीपल फेलियर से आदमी खत्म हो जाता है। तो ये बात नहीं कि एक ही किसी रोग से हम मर रहे हैं। एक जगह कोई चीज़ हिट किया तो दूसरी जगह भी, तीसरी जगह भी चलते, मल्टीपल फेलियर से करते हैं। तो ये मल्टीपल फेलियर का एक जमाना आया हुआ है। अब हुआ क्या कि ठीक है, आप जो अमुक कंपनी है, निसान की कंपनी है या इनका सुजुकी की कंपनी है, तो ये तो प्रॉफिट कमा लेगी बहुत ज़्यादा जम के, थर्ड माने भारतवर्ष में यहाँ के सस्ते श्रम और सस्ती टेक्नोलॉजी, सस्ता रॉ मटेरियल के सहारे, लेकिन उनके यहाँ बेरोजगारी हो जाएगी। वो तो फिर अपना कारखाना नहीं चला रहे हैं, वो कारखाना तो यहाँ डाल रहे हैं। अमेरिका में ये बड़े पैमाने पर हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। नतीजा ये हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, और इसका फायदा डोनाल्ड ट्रंप ने निकाला। जबकि डोनाल्ड ट्रंप भी शायद इस बात को उस तरह से नहीं समझ रहे हैं कि क्यों उनको। मेरा ये कहना है कि शायद ये ऐसी परिस्थितियाँ थी जिसमें पूंजीवाद मल्टीपल फेलियर से सफ़र कर रहा था और उसको बचाया नहीं जा सकता था, बहुत बचाना मुश्किल था। उसका एक अल्टरनेटिव सिस्टम बनना चाहिए था। एक अल्टरनेटिव सिस्टम जवाहरलाल ने बहुत अच्छे तरीके से दिया था कि कोई ज़रूरी नहीं कि अक्टूबर रेवोल्यूशन ही हो, कोई ज़रूरी नहीं एकदम से, लेकिन बीच का एक रास्ता निकाल के हम कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं अपनी बात। तो ये बातें डोनाल्ड ट्रंप को इसका फायदा मिला। डोनाल्ड ट्रंप को पिछले चुनाव में भी, इस चुनाव में भी सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं उन सेक्शनों में जो अनएम्प्लॉयड रहे हैं। यहाँ तक कि जो इस बार कमला हैरिस लड़ रही थी, तो कमला हैरिस के बारे में दो बातें चल रही थी। एक तो उनका भारतीय मूल का भी होना और ब्लैक मूल का होना, क्योंकि उनके पिताजी जमैकन ब्लैक आर्मी थे, तो ज़्यादा ब्लैक का ही चला, क्योंकि हिंदुस्तान तो कम वोटर हैं, तो ब्लैक मूल का होना, ये सब चीज़ चला। तो ये यहाँ तक कि मैं जो देख रहा हूँ अखबारों में जो निकला है कि ब्लैक पॉपुलेशन में भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया है, कमला हैरिस को नहीं किया है। इसी तरह से जो माइग्रेंट लोग पॉपुलेशन गई थी, वो माइग्रेंट पॉपुलेशन पहले डेमोक्रेटिक पार्टी और इन लोगों को वोट करती थी, हिंदुस्तानी लोग, इस बार बहुत बड़ी संख्या में वो भी शिफ्ट किया, एकदम से मुड़ गया, क्योंकि उनका सपना था कि अमेरिका एक प्रॉस्परस मुल्क, बहुत समृद्ध मुल्क है, वैसा ही रहे, वैसा ही बने।
तो उनकी जो अपनी आकांक्षा थी उस आकांक्षा की पूर्ति डोनाल्ड ट्रंप करते थे, ये नहीं कर रही थी। हमको याद है व्यक्तिगत रूप से पर्सनली कि चंद्र कुमार जैसे हमारे जो आज के एडिटर रहे हैं उनसे बड़े अच्छे रिश्ते थे। तो चंद्र कुमार जी के दामाद एक थे, वो उनकी बेटी थी जो शादी अमेरिका में हुई थी। उनके दामाद चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, पहले इंग्लैंड में यहाँ हिंदुस्तान से किए, फिर उसके बाद इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड से अमेरिका चले गए। एक बार वो आए, उनके दामाद आए हुए थे, संपादक जी, चंद्र कुमार जी को संपादक जी हम लोग कहा करते थे। तो संपादक जी के घर में हम अक्सर जाते थे, हम लोग बड़ी चर्चाएँ होती थी, बातचीत होती थी। तो उनके दामाद भी आए हुए थे, वो अमेरिका में सेटल थे। तो मैंने पूछा कि, और चुनाव होने वाला था अमेरिका में, तो मैंने पूछा कि भाई अमेरिका में चुनाव हो रहा है, आप लोग किधर हैं, कहाँ वोट करेंगे? आमतौर पर तो हिंदुस्तानी ब्लैक और सारे लोग डेमोक्रेटिक पार्टी को करते हैं। वो नहीं, हमारे रिपब्लिकन हूँ। अच्छा, कैसे रिपब्लिकन? कहे भाई अब तो हमारी जो इनकम कैटेगरी है वो आगे बढ़ गई है, अब हम उसको वोट करेंगे जो हमारा टैक्स कम काटे, तो हमारा क्लास बदल गया है, हम रिपब्लिकन हो गए। अच्छा, तो ये देखिए, ये जो बातें हैं ये इस चुनाव में रिफ्लेक्ट हुई आई, कि वो भी चाहता है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जीते, मेक अमेरिका ग्रेट नारा सफल हो, ऐसा हो वैसा हो। तो रूबेल हुआ हम ये कहना चाहेंगे कि सन 45 के बाद अमेरिका का वर्चस्व बना था, पूंजीवाद का वर्चस्व बना था। सन 55 में जवाहरलाल ने जो नारा दिया और फिर उसके बाद तीसरी दुनिया की ताकत बननी शुरू हुई, धीरे 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 धीरे, उसमें चीन भी शामिल है। और धीरे धीरे वर्ल्ड मार्केट में हमारा भी एक हिस्सा बनने लगा, हम भी एकदम खाली नहीं रहे। ठीक है, वो विकसित देशों में नहीं बना, लेकिन अफ्रीका के देशों में बना, यहाँ वहाँ बना, बना इधर आस। और चीन का बना, सबका बना। चीन में भी यही हुआ, चीन में अमेरिका ने खूब पैसा इन्वेस्ट किया, यही कि भाई सस्ते माल बनेगा, हमको हम बेचेंगे और वो बनाएंगे, वही मामला हुआ। इसी में चीन विकसित हो गया जी, चीन विकसित हो गया, उनको मौका मिल गया। तो ये जो चीज़ें हुई, इससे जो विश्व बाजार था उसमें ढांचा वो धीरे धीरे बदल रहा था, एक वो हो रहा था। और दूसरी तरफ तो 70 के करीब एक नारा आया, क्योंकि अमेरिका ही मालिक था दुनिया का, पूंजीवाद का भी मालिक था, तो उन्होंने नारा दिया कि साहब मैनेजमेंट के तरीके बदले जाएं। और उसमें जैपनीज मैनेजमेंट को उन्होंने बहुत जिसे कहते हैं मॉडल माना कि जैपनीज मैनेजमेंट किया जाए। तो हम इसको मैनेजमेंट रिवोल्यूशन कहते हैं, कि मैनेजमेंट के माध्यम से वो फिर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे, प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना चाहते थे, वगैरह वगैरह ये सब करना। तो खैर वो चला, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा चल नहीं पाया। आप अमेरिका को जापान नहीं बना सकते हैं, और जापान भी अमेरिका नहीं बन सकता है, तो वो होता नहीं है। तो वो लेकिन 70s में ये बहुत बड़ी बहस थी और काफ़ी चली, 80s तक चली। उसके बाद 80s में आके अमेरिका ने फिर कहा कि ठीक है, मैनेजमेंट वगैरह नहीं चल रहा है, टेक्नोलॉजी में तो कंप्यूटर ये सब इलेक्ट्रॉनिक, इसको थर्ड जिसे कहते हैं थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अगर कहा जाए तो एक टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन ये कायम कर लिया, और अमेरिका उसका लीडर था डेफिनेटली, इसमें दो राय नहीं, कर दिया उन्होंने। उससे कुछ दिन फिर उनकी पूंजीवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ी, उनको जो क्षति होने वाली थी वो थोड़ा क्षतिपूर्ति हुई, कंपनसेट हुआ, आगे बढ़ा। लेकिन फिर आते आते पता लगा कि टेक्नोलॉजी भी बहुत, अगर आप किए हैं जितना टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी भी बहुत क्विकली सब लोग ले रहे हैं। जैसे आजकल हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक विस्तृत उसका बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो लेमैन तक पहुँच गया है। मैंने यहाँ बाजार में हम तो उजड़े से भी अगर हैं, उनका भी बाकायदे वो कोई क्या है कोई कोड वो लगा हुआ है कि आप देना चाहें UPI से आप पे कर दीजिए, UPI
तो ये टेक्नोलॉजी है। ये हमारे अभी प्रोफेसर आए हुए थे, वो क्या कहते हैं, इश्तियाक अहमद साहब स्वीडन में रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान देख के तुम्हें अवाक लग गया इस मामले में कि इतनी तेज़ी से जो पूरा पूरा पिकअप किया है इन्होंने टेक्नोलॉजिकल को उसको। तो चीन नंबर 1 में, नंबर 2 में लगभग चीन के करीब हिंदुस्तान भी है अभी टेक्नोलॉजिकल रेस में और इस्तेमाल में। जी। तो ये जो बातें हुई, तो इससे भी जिसे कहते हैं कि इसका नतीजा ये हुआ कि तीसरी दुनिया में फिर विकास की एक संभावना बनी। नेहरूवियन मॉडल से एक ढांचा तो बन गया था, इंदिरा जी के मॉडल से एक एग्रीकल्चर का भी ढांचा बन गया था। तो अब उसके बाद उस ढांचे के ऊपर एक विश्व मार्केट में या अपने मार्केट में एक जो प्रक्रिया बनती है एक बेहतर जीवन की, वो भी शुरुआत हो गई, उसकी भी एक हद तक काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। तो वो बातें हुई और उसका नतीजा ये हुआ कि उसका एकदम रिवर्स जो उसका जो नतीजा है वो विकसित देशों में दिखलाई पड़ने लगा। बेहद बेरोजगारी, क्योंकि उनके यहाँ तो कारखाने बंद होने लगे। कारखाने तो हमारे यहाँ आ गए, बंगलोर में आ गए, हाँ, चारों तरफ चीन में चारों तरफ आ गए, पूरे कोस्टल इलाके में उनके कारखाने लग गए, सब कुछ होने लगा। वियतनाम में आ गए, कहाँ गए। मैंने अफ्रीका में चूँकि टेक्निकल पर्सनल की तादाद कम है, पढ़ाई लिखाई का थोड़ा सा स्तर उतना नहीं बन पाया है, लेकिन जहाँ तक ये हिंदुस्तान और वियतनाम, चीन और भी छोटे जो देश हैं, और भी सिंगापुर वगैरह वगैरह, ये इसी उसमें एकदम से जैसे कहते हैं दूसरे माहौल में चले गए, दूसरे प्रक्रिया में चले गए ये। तो कारखाने उनके यहाँ लगने लगे, वहाँ बेरोजगारी फैलने लगी। तो ट्रम्प साहब की विक्ट्री का एक बहुत बड़ा ये नतीजा ये वो मिला कि भाई हम अमेरिका को फिर से पुराना वो प्रोडक्शन में लगाएंगे, उसी तरह का बनाएंगे, तो आपकी बेरोजगारी खत्म होगी, प्रॉस्पेरिटी है सब। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे ट्रम्प को, लेकिन एक जो बात है मैं समझता हूँ कि ये क्राइसिस जो है, ये इस तरह की जो बातें उभर रही हैं, और ट्रम्प भी जिस तरह से चुनाव जीते हैं, ये महज किसी देश के चुनाव का नहीं है, ये पूंजीवाद के फेलियर का पूरा नतीजा है जी, ग्लोबल पैमाने पे। उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। जैसे वो एक चूहा उसको दौड़ाती है जो हमारी बिल्ली, तो खोजती है जगह कहाँ जाए, लेकिन तब तक कब से पकड़ लेती है। तो वो उसी तरह का मामला हो गया है कि ये पूंजीवाद को जिसे कहते हैं छटपटा रही कि कहाँ जाए। जितनी चीज फॉर्मूलाज थे उसके पास, सारे फॉर्मूलाज उन्होंने लागू कर लिए, लेकिन नहीं चल रहा है। आज वो संकट में आया, और ये संकट का नमूना है। ट्रम्प की जीत जो है संकट के आधार पर हुआ, लेकिन ट्रम्प खुद उनकी अपनी नीतियाँ हैं जिसके तहत वो एक उसके ऊपर एक शब्दावली बनी है, वो ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी करते हैं। मतलब कि आप इतना कम कीजिए तो हम आपके साथ व्यापार करेंगे। उनका कहना ये है कि जो टैरिफ लगाया जाता है, जो टैक्सेशन है, एक देश से दूसरे देश में माल जाता है, उसको जो टैक्स लगाए जाते हैं, उसको आप कम कीजिए तो हम भी फिर कम करेंगे, हम भी कुछ करेंगे। ये तो ट्रांजैक्शनल है। ये उनकी एक जिसे कहते हैं बड़ा, हमारे यहाँ कहा जाता है मर्केंटाइलिस्ट प्रवृत्ति, मतलब छोटे दुकानदार की जो दृष्टि होती है उस तरह की दृष्टि है, ग्लोबल दृष्टि नहीं। जो पूंजीवाद का मालिक है, जो वो तो दूसरी तरफ से देख रहा है, वो टेक्नोलॉजी देख रहा है, वो मैनेजमेंट देख रहा है, ये देख रहा है, ट्रांजैक्शनल वगैरह में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो नहीं करता है। तो ये एक मर्केंटाइलिस्ट दृष्टि है ट्रम्प की, जिससे वो चलते हैं, जिस पे उन्होंने हिट कर दिया है, ऑलरेडी आते ही हिट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम चीन पे 60% लगाएंगे टैक्स कॉस्ट, जबकि हिंदुस्तान और बाकी देशों के लिए 10%, 20% के बीच रहेगा। और एक वार्निंग दे दी है, अभी एक नया ग्रुप बन रहा है ब्रिक के नाम पे, जी, जिसमें ब्राज़ील, हिंदुस्तान, चाइना, ईरान अभी शामिल हुआ, अफ्रीका भी है, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स के
ब्रिक्स में ये भी बात चल रही है कि शायद एक अल्टरनेटिव डॉलर के विकल्प में एक मुद्रा वो ले सकते हैं, जिसपे एक्सचेंज जो है अब डॉलर की जगह उस पर होने लगे। तो उस पर ट्रम्प ने कहा है कि हम अगर जो लोग ब्रिक्स के साथ और ब्रिक्स में बिजनेस करेंगे, अगर इस तरह की बात होगी तो 100% हम वो लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, हम टैरिफ ऑफ करेंगे। तो ये उनका अपना ये है, कर रहे हैं। उसमें अमेरिका को ही क्षति होगी बहुत ज़्यादा। 100% करेंगे, आखिर माल तो उनको बहुत कुछ खरीदना पड़ेगा ही हमसे। हाँ, तो वहाँ महंगाई होगी। वो तो अपनी जनता को कष्ट दे देंगे उसमें, उनकी जनता को कष्ट होगा। और लेकिन उन्होंने निकाला है कि हम अपने यहाँ उद्योग बनाएंगे, फिर से उद्योग बनाएंगे, फिर से ये इत्तेफाक से मैं अभी इधर तो अमेरिका बहुत दिन से गया नहीं, लेकिन आज से 15-20 साल उसकी वजह भी रही। कभी रीगन जीते, अरे कभी ट्रम्प टाइप आदमी जीते, तो कभी कौन थे वो, बाइडेन। नहीं, बाइडेन तो अब भी आए, बाइडेन तो ठीक है, माने रिपब्लिकन लोग ओबामा बीच में चुनाव जीते हैं। ओबामा तो अच्छी बात थी, फिर भी ओबामा में तो मतलब ये था, एक होप था कि जो वहाँ के माइनॉरिटीज़ हैं उनको कोई जगह मिलेगी। लेकिन रिपब्लिकन्स बहुत चुनाव जीते बीच में। ये अच्छा, बुश की बात, बुश पूरी दुनिया। तो इन सब की वजह से फिर हमने अमेरिका जाना बंद कर दिया। हमने कहा कि हम अमेरिका नहीं जाएंगे, वैचारिक तौर पर हम उसको तैयार नहीं है। अगर हमको कोई मौका मिले तो भी नहीं जाएंगे। तो लेकिन हम पहले थोड़ा हमारा जाना आना पड़ता था, डायरेक्टली अमेरिका न भी जाए तो अमेरिका होके जाना पड़ता था। तो हम कुछ पढ़ते थे, उनका भी लिटरेचर वगैरह कुछ वो सब चीज़ें। तो उसमें ये बातें उभरती थी कि साहब अमेरिका में टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन को फिर से लाया जाए और ये सब किया जाए, एक अच्छा रेलवे सिस्टम बनाया जाए वगैरह वगैरह। 50 चीज़ें वहाँ मैं पढ़ता रहता था कि ये मैनेजमेंट इम्प्रूव किया जाए, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव किया जाए। इसकी बात चर्चा खूब जम के अमेरिकन उसमें एकेडेमिया में, वहाँ के शिक्षण संस्थाओं में, तमाम जगहों में होती रहती थी। तो अब ये सब चीज़ें देखिए, इसको जैसे कहते हैं एकदम से एक सागर मंथन हो गया है और ट्रम्प ने बिल्कुल उठा के उसको पलट दिया है। ऐसा इसको अगर हम इस तरह से पूरी जो हम लोग की चर्चा रही उसमें अगर हम कहें कि ट्रम्प की वापसी के पीछे जो सबसे बड़ा कारण रहा, माने उसको पॉइंट्स में अगर लें तो अनएम्प्लॉयमेंट है, बाजार है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पूंजीवाद में जो ठहराव आया और उसके बाद आफ्टर इफेक्ट जो कुछ भी सामने दिखाई दे रहा है, उससे बचने के लिए जो दृष्टि ट्रम्प ने रखी है, उसके चलते बहुत सारे लोग जो जैसा आपने बताया भी कि अनएम्प्लॉयड, ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड उनसे जुड़े और उनके दोबारा सत्ता में उनकी वापसी होती है। तो अब वो क्या करेंगे, अपनी नीतियों को जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो भी एक बहुत व्यापक पैमाने पर पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा फिर से। बिल्कुल सही। और ये इसी को मैं कहता हूँ कि ये क्राइसिस पीरियड की शुरुआत हो गई है। ट्रम्प उस क्राइसिस के एकदम चिन्ह है। ये ग्लोबल क्राइसिस है, क्योंकि पूंजीवाद को हम सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया पूरी जी। एक सोवियत यूनियन खत्म हो गया, चीन एक पड़ा हुआ था, चीन ने भी कर ले लिया, और हम तो हाई हैं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल ही रहे हैं। तो अब ये हो गया है कि अब दुनिया की जितनी बड़ी ताकतें या बड़ा प्रोडक्शन बेस जहाँ भी है, लगभग पूंजीवाद से ही संगठित हो रहा है। तो उसकी बड़ी भारी क्राइसिस एक आ गई उसमें। ये अब दो चीज़ें बहुत पैदा हो रही है। तो हम थोड़ा अपने देश की तरफ भी आना चाहेंगे अभी। सर, इसको हम यहीं पर समअप करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने ग्लोबल बाजार, पूंजीवाद, बेरोजगारी, इन सारी चीज़ों को मिला करके और उसके साथ साथ महंगाई, इन सारी चीज़ों को लेकर के जिससे आज हम ही नहीं पूरी दुनिया जूझ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट एक तरफ से ग्लोबल फेनेमिना हो गया है और उससे हर
देश परेशान है, हर देश का यूथ परेशान है, और चूंकि हमारे यहाँ यूथ की संख्या ज़्यादा है इसलिए हमको ज़्यादा दिखाई देता है। तो आखिर ट्रंप क्यों विजयी हुए, दोबारा उनकी वापसी क्यों हुई, ये आप लोगों ने जाना। हम अगले इस कड़ी को जारी रखते हुए अगली कड़ी में ट्रंप की जीत और उसका दुनिया पर प्रभाव और खास तौर पर भारत पर उसका क्या प्रभाव होगा उसको जानेंगे। तब तक के लिए हम सबको आज्ञा दें, हमारे साथ बने रहें। दूसरा एपिसोड देखना न भूलें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।